तो भारत के भूगोल के एटलस और मैपिंग की क्लास हमारी प्रारंभ हो चुकी है। पिछले सेशन में हमने आधारभूत प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत भारत को राजनीतिक तौर पे जो राजनीतिक विभाजन किया गया है, कृत्रिम विभाजन किया गया है, इसको हमने समझने का प्रयास किया था। आज भी आधारभूत क्लास ही होगी और आज भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम भारत की अवस्थिति विस्तार को समझें, भारत के पड़ोस को समझें, भारत के को लेकर के जो तथ्य हैं विभिन्न प्रकार के, उन तथ्यों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, तो ये हमारा प्रयास रहेगा और आप सभी निश्चित तौर पे मेरे साथ एक एक चीज़ को मेमोराइज़ करते जाएं, याद करते जाएं। मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास के बाद आपको ऐसा ना रहे कि कोई चीज़ दोबारा पढ़नी पड़े। आप रिवीजन कर सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन आपको साथ साथ याद होता जाना चाहिए। यही मेरी प्राथमिकता है। ठीक है, और पूरा का पूरा जो मेरा एक मोटिवेशन है वो ये है कि आपके एग्ज़ाम में जो चीज़ आए उस चीज़ को मैं पहली प्राथमिकता दूं, उसी को मैं पहली प्राथमिकता लेकर के चल रहा हूं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कल हमने सारे स्टेट के बारे में समझने का प्रयास किया था, आज उससे आगे चलते हैं। कल मैंने भारत को 6 भागों में बांट दिया था: उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया। सभी के कौन कौन से स्टेट हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको समझने का प्रयास कल के सेशन में किया था और निश्चित तौर पे आप सभी ने उस कार्य को किया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो है इंडिया है। इंडिया में एक बार इंडिया का अवस्थिति विस्तार मेरे साथ थोड़ा सा याद करेंगे आप लोग कि भारत की अवस्थिति और विस्तार कितना है, और है ना, अवस्थिति विस्तार क्या होता है। पहले थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए, जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी पे अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं होती हैं, है ना। अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। पश्चिम से पूरब जो वृत्त खींचे गए हैं पृथ्वी पे, है ना, ये आपके हैं अक्षांश रेखाएं, जिनको हम लैटिट्यूड कहते हैं। और जो उत्तरी ध्रुव से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं, है ना, उत्तर से दक्षिण खींची जाती हैं, ये आपकी होती हैं देशांतर रेखाएं। समझ रहे हैं? तो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही वो वास्तविक रेखाएं हैं जिनके माध्यम से हम किसी भी अवस्थिति को पता कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। जीपीएस सिस्टम के बारे में आप जानते हैं ना, जीपीएस सिस्टम भी इसी तरीके से काम करता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ काल्पनिक रेखा अक्षांश देशांतर को लेकर के वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास में मैंने अच्छे से एक पर्टिकुलर क्लास ली थी कि अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सब अक्षांश और देशांतर रेखाएं। पृथ्वी पे आप बहुत सारी ये देख रहे होंगे, बहुत सारी धारियां दिख रही होंगी आपको। ये कुछ नहीं, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही तो हैं। अक्षांश और देशांतर रेखाएं ही तो हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक, चलिए, इस समय थोड़ा सा वैश्विक स्तर पे हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं। आपको पता होगा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है अफ़गानिस्तान से अमेरिकी सेना को जाने को लेकर के। और ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये हमारा कश्मीर का क्षेत्र है ना, ये आपका कश्मीर है। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेटजिक है, क्योंकि इधर चीन है, यहाँ पे चीन है, यहाँ पे ये रहा आपका अफ़गानिस्तान, यहाँ पे रहा आपका पाकिस्तान। ये आपकी मध्य एशियाई कंट्री हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये आपकी मध्य एशियाई कंट्री हैं। तो अफ़गानिस्तान अस्थिरता के माहौल पे है इस समय। अफ़गानिस्तान अस्थिरता के माहौल पे है, पूरी तरीके से यहाँ पे अस्थिरता का माहौल चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा देश है। और निश्चित तौर पे जब आपका पड़ोस में कुछ चल रहा होता है तो आप शांत नहीं बैठ सकते। आपको सारी चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करना होता है और आपको समझना होता है कि उसकी आंच कब आपके पास तक आ जाए। अफ़गानिस्तान भारत से 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है अफ़गानिस्तान, और वो पीओके वाले क्षेत्र से करता है। तो ऐसे में हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इग्नोर करना मूर्खता होगी किसी भी देश को लेकर के, कि जिस किसी देश में अराजकता हो और उस अराजकता का जो है प्रभाव, दुष्परिणाम उस पड़ोस का आपके घर में ना पड़े, मुश्किल है। और दूसरा, पाकिस्तान आपको पता है पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा है अफ़गानिस्तान को, क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत का एक बहुत अच्छा मित्र देश था। और जब से पूरा अराजकता का माहौल पैदा हुआ है, पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठाना चाहता है। यहाँ के जो आतंकी संगठन हैं, जो भारत को अस्थिर करने की मंशा रखते हैं, वो संगठन भी किसी तरीके से, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए। चलिए, अलग बात है, मैं अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कुछ चीज़ें।
चलिए पहले पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, और अफगानिस्तान को लेकर एक सेपरेट क्लास में आपकी जल्द दूंगा, जिसमें मैं बहुत होलिस्टिक अप्रोच में आपको चीज़ें समझाऊंगा। तो अवस्थिति विस्तार में आप देख रहे हैं ये आपका है इक्वेटर, ये आपका है इक्वेटर। इक्वेटर मतलब विषुवत वृत्त 0 डिग्री, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं। पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में, कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। और जो देशांतर है ये है आपका देशांतर रेखा 0 डिग्री, ब्रिटेन से होकर के जाता है, यूरोप में ब्रिटेन से होकर के जाता है, ठीक है। ये ब्रिटेन और फिर अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ से जाता है। सब ये सब पढ़ाया है मैंने, कहाँ पे पढ़ाया है आप लोग को? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में सारी चीज़ें डिटेल से कराई, किन किन देशों से कैसे कैसे सब क्लास हुई है आपकी, वहाँ से आप लोग उसको अच्छे से मजबूत रखिएगा। अब बात कर रहे हैं कि भारत किस अक्षांश और देशांतर में अवस्थित है, मतलब भारत का जो विस्तार है किस अक्षांश और देशांतर तक है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सामान्यतः आपको पता भी होना चाहिए। तो देखिए, एक तो हमारी ये मुख्य भूमि है, ये हमारे देश की मुख्य भूमि है, ठीक है। ये हमारा देश है इंडिया। मैं एक बार आपको मानचित्र भी बना देता हूँ यहाँ पे। ये है मेनलैंड, ये है भारत की मुख्य भूमि। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ द्वीप हैं, द्वीपों का फैलाव है, यहाँ तक फैले हुए हैं द्वीप, ये अंडमान द्वीप हैं यहाँ तक, ठीक है। और मुख्य भूमि आपकी कहाँ तक है? यहाँ तक है। कहाँ तक है? देखिए, मुख्य भूमि आपकी यहाँ तक है, ये आपकी मुख्य भूमि है। इसके बाद आपका ये श्रीलंका एक द्वीपीय देश है, और ये आपकी यहाँ पे देखिए, ये आपका अंडमान है, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ऊपर ये वाला हिस्सा देखिए, लास्ट पॉइंट है। ये वाला हिस्सा देखिए, लास्ट पॉइंट है। ये वाला हिस्सा देखिए, लास्ट पॉइंट है। अब हमें ये 5 पता करने हैं कि ये 5 कौन कौन से, ये तो देशांतर रेखाएं होंगी, पूरब से पश्चिम खींची जा, वो उत्तर से दक्षिण खींची जा रही है, देशांतर रेखाएं हैं। तो ये 2 देशांतर रेखाएं, ये अक्षांश और ये अक्षांश, यानी कि जो ये सीधी लाइन है, क्षैतिज लाइन है, ये अक्षांश रेखा है ना। जो ये क्षैतिज लाइन होती है अक्षांश रेखा, और जो ये लंबवत होती है या वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल आपका ये देशांतर रेखा को डिनोट करते थे। यहाँ पे देखिए, मैंने 2 वर्टिकल को खींची हैं और 3 हॉरिजेंटल लाइन है। तो हमें ये डिजिट जानने हैं, और ये डिजिट आज याद भी कर लेने हैं, ठीक है। आज के सेशन में आपको याद भी करने हैं इन डिजिट्स को। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा दिमाग को ओपन करके रखना मेरे साथ, और इसको करना है फास्ट। अब ध्यान से याद रखिएगा। सबको याद है, वैसे बहुत सारे बच्चों को मैंने ये सब चीज़ें याद करवा रखी हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि मैं आपको बहुत फिर से बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है 84 याद कर लेना है आपको। 84 कितना याद कर लेना है आप लोग को? 84 कितना याद कर लेना है? 84। यहाँ पे कितना याद कर लेना है? 376। 376, 84 376, 84 से लेकर 376। यहाँ पे याद करना है 687, 687 यहाँ पे याद करना है, और यहाँ पे याद करना है 9725, 9725। और ये वाला हिस्सा है यहाँ पे 64 लिख देना है, 64। अब देखो, अक्षांश और देशांतर जो होती हैं यहाँ पे, इसमें भी 3 मानक हैं इसके, ठीक है। 3 मात्रक हैं, एक अंश है, एक मिनट है और एक सेकंड है। अंश को इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि घंटा और मिनट और आपका सेकंड होता है, वैसे यहाँ पे अंश है। मिनट में एक सिंगल ऊपर डैश लगता है और सेकंड में डबल डैश लगता है। तो भारत की जो अवस्थिति है 8 डिग्री 4 मिनट, यानी 8 अंश 4 मिनट से है। अब इसको ऐसे याद कर लो पहले, भारत 84 से लेकर 376, भारत 84 से लेकर 376 उत्तरी अक्षांश कहाँ पर अवस्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट, ये उत्तरी अक्षांश है, नॉर्थ है। और ये भी आपका 376, ये भी नॉर्थ है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है। भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। याद कर लो इस बात को, ठीक है। 84 से लेकर 376। अब ये वाला जो हिस्सा है आपका
68 डिग्री 7 मिनट, ये आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये आपकी है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, ये पूर्वी देशांतर है आपकी। तो क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में है और उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध विषुवत रेखा के कारण है ना, या अक्षांश रेखाओं के कारण है, और देशांतर रेखाओं के कारण से पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, पहले इतना याद कर लो। भारत 84 से लेकर 376 है ना, 687 से लेकर 9725, मोबाइल नंबर की तरह याद कर लो। 84 376 687 9725 एक मोबाइल नंबर है, ये आपको याद कर लेना है। 84 376 84 376 687 9725 687 9725 ये भारत की अवस्थिति है, ये भारत की लोकेशन है। लेकिन ये तो मुख्य भूमि का आपका हो गया, मुख्य भूमि की अवस्थिति हो गई कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर था। लेकिन जो आपका सबसे लास्ट है, अंतिम बिंदु है, जिसको बोलते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, वैसे मुख्य भूमि में तो कन्याकुमारी है, लेकिन यदि आप जाएंगे इसमें देखने तो यहाँ पर है 64 डिग्री 4 मिनट, ओ माफ करिएगा 6 डिग्री 4 मिनट, इसको बोलते 64 मैंने लिखा है ना यहाँ पे, 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका है इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अंतरिम। ठीक है, तो मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट से चालू होती है और जो आपका दक्षिणतम बिंदु है वो 6 डिग्री 4 मिनट पे अवस्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट पे है। 2004 में भारत में दिसंबर में सुनामी आई थी, उसमें पूरा का पूरा पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट डूब गया था, है ना। यहाँ पे भी काफ़ी चीज़ें डूब गई थी आपकी, जैसे रामेश्वरम द्वीप है आपका, पम्बन द्वीप, धनुषकोटी वाला क्षेत्र, वहाँ पे भी काफ़ी सारे द्वीप आपके है ना डूब गए थे। याद हो गया ये सभी को? एक बार मुझे बताएं, क्लियर होता जाए बताते जाएं, बिल्कुल याद करते हुए चलेंगे, कल के लिए नहीं छोड़ेंगे, आज का काम आज ही ख़त्म करना है हमें। याद हो गया ये? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, है ना, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक, और 6 डिग्री 4 मिनट लास्ट है और साथ में बना लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गई एक चीज़। अब बात करते हैं भारत की, जो ये देखिए उत्तर से दक्षिण की दूरी, उत्तर से दक्षिण की दूरी और पश्चिम से पूरब की दूरी, ये दो दूरियां हम इनको भी याद कर लेते हैं। इस दूरी में कुछ नहीं है, एक चीज़ याद करनी है, 3214 ये दूरी है आपकी किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, या कह सकते हैं कि उत्तर से लेके दक्षिण तक। कितना? 321 321, उल्टा चलना है, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, फिर 4, 321 या 3214 याद कर लो, 3214 किलोमीटर। कितना है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और इस दूरी में ये भी आसान है, इस दूरी में भी कुछ नहीं है, ये दूरी भी आपकी बहुत इजी है। कितनी है ये दूरी? 2933 3214 2933 3214 2933। तो पहले ये याद कर लेना है, 3214 2933, इतना याद कर लेना है, कुछ है थोड़ा ना, पिंटू सी बातें हैं। 3214 और 2933 याद करो। अभी ये भारत की 3214 क्या है? नॉर्थ साउथ की दूरी है। 2933 क्या है आपकी? वेस्ट ईस्ट की दूरी है, वेस्ट ईस्ट की दूरी है आपकी, ये आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे ये जो लिखे हुए हैं 97 डिग्री 25 मिनट, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु होगा। तो सबसे पूर्वी बिंदु में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है कीबिथू, एक गांव पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में है कीबिथू। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथू है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कीबिथू है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। कीबिथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। कीबिथू कहाँ पड़ता है? अरुणाचल में। भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है गुजरात में पड़ता है, इसका नाम है गौरमोता। गौरमोता, ये भी याद कर लो आप लोग, साथ साथ देखते जाओ। गुजरात में है आपका गौरमोता। तो सबसे पश्चिमी बिंदु आपका कीबिथू है और सबसे पूर्वी बिंदु आपका गौरमोता है। क्लियर है सभी को?
ठीक है, इतनी चीजें मेरे साथ याद होना चाहिए। सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कॉल। J&K लद्दाख में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? लद्दाख वाले क्षेत्र में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। इंदिरा कॉल पड़ता है आपका लद्दाख में, यूनियन टेरिटरी है आपकी, लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर लिखते थे ना, विभाजन हो गया तो अब लद्दाख हो गया ये। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट, इंदिरा कॉल। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर मेहता गुजरात, 68 डिग्री 7 मिनट। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश। याद हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु दो हैं, एक तो आपका मुख्य भूमि का है और दूसरा आपका जो है जो द्वीप वाला है 6 डिग्री 4 मिनट। तो ये दो हैं, तो दोनों को देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी जाइएगा, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे सनसेट वगैरह देखने को मिलते हैं, इंडियन ओशन का मज़ा लीजिएगा। रामेश्वरम कभी भी जाइए आप लोग, घूमिए टहलिए, है ना। तो कन्याकुमारी बहुत शानदार जगह है जाके देखने के लिए। विवेकानंद रॉक्स भी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद आपका दूसरा ये है इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे है। तो भारत इंदिरा से लेकर इंदिरा तक है, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल उत्तरतम और इंदिरा पॉइंट नीचे। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, दोनों चीज़ें बोलते हैं इसको। क्लियर हो गया सबको? सबसे दक्षिणतम पूछता है तो इंदिरा पॉइंट है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछता है तो कन्याकुमारी है। 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी पे है, 6 डिग्री 4 मिनट इंदिरा पॉइंट पे है। सब लोग लिखते जाइएगा, ठीक है, सब लोग लिखते भी जाइएगा इन चीज़ों को। जितनी चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि साथ साथ आप लिखते जाएं। ठीक है, आपको पता होगा वास्को डिगामा के बारे में आप सभी सुनते होंगे, नाम आप सभी ने सुना होगा कि एक पुर्तगाली नाविक था वास्को डिगामा। यही एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे पहले भारत की खोज की। ये शब्द बोला जाता है ना, वैसे आपको पता है कोई भारत कोई वस्तु तो है नहीं कि कहीं पे कोई चीज़ पड़ी थी, कोई जानता ही नहीं था कि वो चीज़ थी और उसको पहली बार खोजा गया। कोई मेंडलीव की आवर्त सारणी का कोई तत्व तो था नहीं कि मेंडलीव को पहली बार पता चला कि इस तरीके का भी तत्व होता है, ऐसा तो था नहीं। भारत तो सदियों से था। इंडस वैली सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है। और ये कब आया था नौटंकी? वास्को डिगामा आया था आपका 1498 में, 1498 में आया था। और भारत कितना पुराना है, हाँ, इनके बाप मतलब विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता यहाँ पे थी। तो यहाँ पे जो वास्को डिगामा आया, ये शब्द जो लिखा गया औपनिवेशिक जो यहाँ पे इतिहासकार थे उनके द्वारा ये यूज किया गया कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने की। ये यूरोप के संदर्भ में हो सकती है कि यूरोप के लोगों को उसने भारत आने का, यूरोप का एक ऐसा नहीं, यूरोप से हमारे पहले संबंध नहीं थे, बहुत संबंध थे। सिकंदर जो आया था कहाँ से आया था? यूरोप से ही तो आया था, ग्रीस से ही तो आया था, यूनान से ही तो आया था, है ना। तो बहुत सारे शासक थे जिनके साथ उस समय विदेशी संबंध भी थे हमारे, और बहुत सारे यूनानी आक्रमण कई बार हुए हैं, है ना। यूनानी आक्रमण कई बार हुए हैं, कई विदेशी आक्रांता लगातार आते रहे। वैदिक काल में जो आर्य आए हुए थे भूमध्य सागर क्षेत्र से, वो कहाँ से आए थे? उनमें भी ये मत एक है बहुत बड़ा कि उनमें से भी कुछ जो है जो ऐसे हैं जो यूरोप से आए थे। शक क्षत्रपों में कई ब्रांचेज ऐसी हैं जो यूरोप से आई थी। तो ऐसे में भारत भूमि को पता लगाने का ये थोड़ा सा गलत शब्द है, गलत सेंटेंस है। पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा आया था 1498 AD में, ठीक है। अब्दुल मनीद नामक एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, कहते गुजराती व्यापारी था। इस गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद के साथ आया था, और जब ये कालीकट के बंदरगाह में आया तो कालीकट के बंदरगाह में यहाँ पे राजा जमोरिन थे। राजा जमोरिन ने इसका मोस्ट वेलकम किया था, स्वागत किया था। तो ये भारत आने का मार्ग इसने देखा था। ये जो आपका होप ऑफ गुड होप है या आशा अंतरीप है, उत्तरी अंतरीप है, जो अफ्रीका तट के बिल्कुल नीचे से होकर के आता है, इस मार्ग से, इस मार्ग को इसने चुना था। तो इसने भारत आने का रास्ता चुना था वास्को डिगामा ने। यदि कभी कोई आपसे ये बात कहता है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे, ठीक है। ये तो हो गई पर्टिकुलर कुछ चीज़ें जो आपको जाननी चाहिए, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। ये भारत के आसपास का पड़ोस भी देख लेते हैं। इतना हो गया क्लियर सबका? एक बार बता दीजिए,
मानचित्रण में भी इतना आपको पता होना चाहिए। देखो मैं भी करता हूँ कट एंड ड्रॉ, आप लोग को लगता है मुझे इतनी चीज़ें याद कैसे होती हैं या याद क्यों हैं, उसका कारण एक ये है कि मैं मैप में बहुत ज़बरदस्त काम करता हूँ। मानचित्रण में मैंने ऑलरेडी इतना काम कर रखा है ना, ये जितनी चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ ये सब मैंने मानचित्रण में आज काम नहीं किया था। ये कट एंड ड्रॉ बहुत पुराना है, लगभग 2015 या 16 का कट एंड ड्रॉ है मेरे पास, 2015-16 का कट एंड ड्रॉ है। और आज भी देखिए आप इसकी शक्ल से आपको पता लग जाना चाहिए कितना पुराना हो सकता है ये, लेकिन फिर भी ये मेरे पास सुरक्षित है क्योंकि मैं ऐसे काम करता रहता हूँ लगातार इस पे। तो आप लोगों को भी अपने पास बना के रखने चाहिए। ये एटलस भी आपको लग जाएगा कब का है, ठीक है, अपडेट करके रखता हूँ। एक एटलस ये और एक ये जब भी मुझे काम करना होता है, कुछ भी करना होता है, मैं इसके माध्यम से करता हूँ। तो आपको भी इसमें ईमानदारी बरतनी चाहिए कि कम से कम जो भी चीज़ें हैं, आप कोई भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, उसमें ऑलरेडी मैंने बहुत काम कर रखा है और बहुत अच्छा काम कर रखा है, ठीक है। आप लोग भी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा देखना चाहिए कि आप लोग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा भारत का पड़ोस देख लेते हैं एक बार, जो ये हमारा पड़ोस है, पड़ोस में कहाँ पे क्या है। तो पहले तो पड़ोसी देशों के नाम यहाँ पे सारे डिनोट कर लेते हैं। एक तो हमारा ये है, जानी दुश्मन बना बैठा है, भारत का ही अंग था लेकिन अब जानी दुश्मन बन गया, ये भी पड़ोस है। अफगानिस्तान भी पड़ोस है, चीन भी पड़ोस है हमारा, ठीक है, चीन में पड़ोस है। यहाँ पे नेपाल पड़ोस है, भूटान पड़ोस है, म्यांमार पड़ोस है। क्या भारत का पड़ोस है, म्यांमार से सीमा साझा करते हैं, बिल्कुल है, पड़ोस भारत का ही है, ठीक है। श्रीलंका पड़ोस है, यहाँ पे मालदीव हैं, मालदीव पड़ोस है। और कौन सा बचा, कोई बचा क्या, कोई पिंटू? कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के आसपास है ना। ये तो है भारत का पड़ोस, जिनसे भारत जलीय और स्थलीय सीमा साझा करता है। जलीय और स्थलीय सीमा साझा जिनसे हम कर रहे हैं, ये हमारा पड़ोस है ना। विस्तारित पड़ोस का भी कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे ये आपका विस्तारित पड़ोस का मतलब, जैसे ईरान है, ईरान भारत का विस्तारित पड़ोस है ना। क्यों? अरब सागर के थ्रू ईरान में हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। आसियान कंट्री ये जितनी भी हैं, ये जितनी भी आसियान कंट्री आपकी हैं, ये सब भारत का विस्तारित पड़ोस है। ये वाला क्षेत्र भारत का विस्तारित पड़ोस है क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस है, बंगाल की खाड़ी से जा सकते हैं, समुद्री दूरी भर है। ये भी आप देख सकते हैं, समुद्री दूरी भी है। यहाँ पे ये ओमान है, यहाँ पे यमन है, यहाँ पे आप पूरा अफ्रीके के ये देश जितने भी हैं, जहाँ से डायरेक्टली एक्सेस है, हमें मल्टीपल कंट्री से होकर के नहीं जाना है। ये भारत का विस्तारित पड़ोस इसे कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? विस्तारित पड़ोस, जहाँ पे आप आबाद तौर पे पहुँच सकते हैं किसी भी कंट्री में, क्योंकि भारत के पास एक अच्छा खासा समुद्र है ना। ट्रेड के लिए या किसी चीज़ के लिए भी भारत के पास अच्छा खासा समुद्र है। तो पड़ोस और विस्तारित पड़ोस दो कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन पहले हम पड़ोस ही देखेंगे, भारत का पड़ोस के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तारित पड़ोस बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं। ये हमारा पाकिस्तान जो है, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा तबीयत मेरी अभी भी डिस्टर्ब ही चल रही है। पाकिस्तान आपका जो है, पाकिस्तान से जो हमारी सीमा साझा होती है वो टोटल है, ध्यान रखिएगा, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम पाकिस्तान से। याद रखना है आपको, 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम। हाँ, एक पिंटू यहाँ पे है बांग्लादेश। बांग्लादेश तो आप लोग भूल ही गए, बांग्लादेश भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक देश है बांग्लादेश, वो भी है हमारा। तो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान से याद आ गया ना, बांग्लादेश। अब चाइना की बात करें तो चाइना को याद रखना है आपको, 3488 किलोमीटर की सीमा यहाँ से साझा करते हैं। 3488 किलोमीटर की सीमा यहाँ से साझा करते हैं, 3488 किलोमीटर, ठीक है, 3488 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपका है 3323 किलोमीटर, ये दो आपके सीमा साझा करते हैं। फिर नेपाल की बात करके हैं, 1751 किलोमीटर आपका नेपाल है, 1751 किलोमीटर ये आपका नेपाल है, 1751 किलोमीटर आपका नेपाल है।
भूटान की बात करें तो भूटान टोटल कितना है, 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। ये सब आपको याद करना है। अभी मैं थोड़ा सा स्टेट भी आपको दिखा दूंगा। एक काम करते हैं, उस पर ओपन करते हैं, जो मानचित्र है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। वेट करिएगा, ये यहाँ से ज़्यादा अच्छे से आपको निकल के आएगा, ये सारे कंट्री लिखे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 3323 पाकिस्तान हो गया आपका, चाइना हो गया 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर आपका चीन हो गया। बांग्लादेश भारत में सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा या स्थलीय सीमा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इधर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये सारा का सारा, ठीक है। अफगानिस्तान 106, आप देखिए ये है अफगानिस्तान का थोड़ा सा हिस्सा है, 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत से, ठीक है। इसके बाद नेपाल के बारे में मैंने आपको बताया 1751 किलोमीटर, ठीक है, 1751, और ये 699 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला स्टेट है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। तो देखिए भारत में ये स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं, 1643 किलोमीटर, ठीक है, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करने वाले देश हैं ये। बताइए इतने में कोई दिक्कत हो? ये थोड़ा सा आपको याद कर लेना है। अब एक बार देख लेते हैं कि कौन से देश से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है, ये भी हम क्लियर कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। किस देश से कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? पाकिस्तान से कौन कौन से राज्य हैं जो कि सीमा साझा करते हैं भारत को? एक तो गुजरात हो गया, गुजरात की सीमा लगती है ना। दूसरा आपका गुजरात के बाद दूसरा आपका राजस्थान हो गया, ये आपका राजस्थान है, राजस्थान की सीमा लगती है। इसके बाद तीसरा आपका यहाँ पे पंजाब है, पंजाब की सीमा लगती है। चौथा आपका जम्मू कश्मीर है, ठीक है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, यहाँ तक इसकी सीमा लगती है। और पांचवा आपका लद्दाख है, लद्दाख की भी सीमा लगती है, ठीक है। तो 5 राज्य, 5, अब यहाँ पे ध्यान रखना है 3 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश, 3 + 2, 3 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका क्या है? पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारत के, ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अब चाइना की बात करते हैं तो चाइना से लद्दाख की सीमा साझा होती है, चाइना से लद्दाख की सीमा साझा होती है। लद्दाख के बाद हिमाचल प्रदेश की सीमा साझा होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी उत्तराखंड की सीमा साझा होती है, ये आपका उत्तराखंड है, इसकी सीमा साझा होती है चाइना से, ठीक है। फिर इसके बाद बफर स्टेट के तौर पे नेपाल आ जाता है। तो नेपाल को हम साइड छोड़ते हैं, यहाँ पे सिक्किम है आपका, सिक्किम से सीमा साझा करता है। और फिर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, ठीक है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। भारत के 5 राज्य हैं, या कह सकते हैं 4 + 1, एक केंद्र शासित प्रदेश है। 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, ये सीमा साझा करते हैं किसके साथ? आपका चीन के साथ। ये याद कर लेना है आपको। क्लियर है? स्पष्ट है? समझ में आ रहा है सभी को? मज़ा आ रहा है? क्लियर हो रहा है? ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं, कुछ है नहीं इनमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका बांग्लादेश है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं कॉम्प्लिकेशंस ख़त्म हो जाएंगे आपके। एक पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है बांग्लादेश, ठीक है। पश्चिम बंगाल के बाद दो राज्य हैं, एक आपका यहाँ पे असम से थोड़ा सा सीमा साझा करता है, फिर असम से इधर सीमा साझा करता है, ठीक है। बीच में क्योंकि मेघालय है, तो यहाँ पे है मेघालय, मेघालय से भी सीमा साझा करता है, असम से भी सीमा साझा करता है। त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर रखा है, त्रिपुरा को 3 तरफ से घेर दिया है बांग्लादेश ने, त्रिपुरा 3 तरफ से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। और बांग्लादेश मिजोरम से भी सीमा साझा करता है। तो आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, यानी कि यहाँ पे 5 राज्य हो गए आपके, 5 हो गए, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, 5 राज्य हो गए भारत के जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। किसी कोई दिक्कत हो तो बताए। कोई समझ में आ रही है ना चीज़ें? कोई ऐसा तो है नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशंस तो है नहीं इसमें, है ना।
अब बात करते हैं थोड़ा सा म्यांमार को लेकर। म्यांमार से सीमा साझा करता है मिजोरम, लिख सकते हो आप ये सारी चीज़ें। मिजोरम सीमा साझा करता है, मिजोरम के बाद यहाँ पे ये नागालैंड सीमा साझा करता है, और इसके बाद आपका ऊपर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पे मणिपुर है ना। देखें यदि नीचे से तो मिजोरम है, यहाँ पे आपका मणिपुर है, ऊपर आपका नागालैंड है और फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है। यानी कि टोटल 4 राज्य सीमा साझा करते हैं म्यांमार के साथ। ठीक है, 4 राज्य आपके म्यांमार के साथ। अभी बात नहीं बनी, ये है अभी नेपाल और भूटान दोनों बचे हैं। ये आपका है उत्तराखंड, उत्तराखंड सीमा साझा करता है आपका। ये आपका उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। ये आपका है बिहार, सीमा साझा करता है नेपाल से। सिक्किम भी सीमा साझा करता है और पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है। 5 राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। लिख लो, ये सारी चीज़ें लिखते जाओ, साथ साथ अपने मानचित्र में दिखाते जाओ। भूटान से सीमा साझा करने वाले कौन कौन से हैं जो कि भूटान से सीमा साझा करते हैं? भूटान से सीमा साझा करने में आपका एक तो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, भूटान से सीमा साझा करता है। दूसरा आपका असम है, असम भूटान से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भूटान से सीमा साझा करता है। सिक्किम भी भूटान से सीमा साझा करता है। यानी 4 राज्य हैं भारत के जो कि भूटान से सीमा साझा करते हैं। 4 राज्य हैं जो कि भूटान से सीमा साझा करते हैं। तो लगभग अब देख लीजिए, ये आपके स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए कौन सा राज्य कहाँ सीमा साझा करता है। पाकिस्तान से 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पश्चिम बंगाल सीमा साझा करते हैं। चीन से 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे आपका सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद ये जो आपका बांग्लादेश वाला क्षेत्र है, बांग्लादेश से 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। जो आपका ये म्यांमार वाला क्षेत्र है, 4 राज्य सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम। ठीक है, और भूटान से 4 राज्य। तो 4 राज्य सीमा साझा करने वाले टोटल 2 स्टेट हैं। पहला स्टेट है आपका भूटान, दूसरा है आपका म्यांमार। इस तरीके से भी प्रश्न बना लो तो बन जाएगा। बाकी से 5-5 राज्य सीमा साझा करते हैं। ठीक है, पहले पाकिस्तान से भी 4 ही किया करते थे। अफगानिस्तान से पीओके वाला क्षेत्र जो आपका लद्दाख वाला, लद्दाख का क्षेत्र जो है आपका, लद्दाख का क्षेत्र जो है वो सीमा साझा करता है। पीओके का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, हाँ, अफगानिस्तान से जम्मू कश्मीर नहीं है बेटा, लद्दाख वाला क्षेत्र है। जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, अब लद्दाख हो गया है। ठीक है, क्लियर है। तो ये आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेपाल से आपका उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, ये आपके नेपाल से हो गए। बांग्लादेश से आपका पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और ये आपका जो म्यांमार है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान से आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, जो पश्चिम बंगाल जो आपका है, पश्चिम बंगाल किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? पश्चिम बंगाल भूटान से भी सीमा साझा कर रहा है, नेपाल से भी सीमा साझा कर रहा है, बांग्लादेश से भी सीमा साझा कर रहा है। यानी 3 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है, 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम चीन से, नेपाल से और भूटान से। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है। सिक्किम भी 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख भी 3 देशों से सीमा साझा करता है। लद्दाख 3 देशों से सीमा साझा करता है। पहला आपका है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, इनसे लद्दाख भी सीमा साझा करता है। ठीक है, क्लियर है, सबको क्लियर है, स्पष्ट है? बताइए, और कोई है क्या? और तो कोई है नहीं। तीन देशों से सीमा साझा करने वाले में यही 3 देश ही हैं, 3 राज्य हैं कि कोई और भी है? 3 राज्य हैं, 3 राज्य जो कि आपके 3 देशों से सीमा साझा कर रहे हैं। 3 देशों से सीमा साझा करने वाले 3 राज्य हैं आपके भारत के। क्लियर, स्पष्ट सभी को?
बाकी 2 राज्यों वाले बहुत सारे हैं, 2 देशों से सीमा साझा करने वाले बहुत सारे हैं, है ना। मिजोरम है आपका 2 राज्यों से करता है, अरुणाचल प्रदेश है आपका 2 राज्यों से, अरुणाचल भी तो है आपका, हाँ तीसरा है अरुणाचल प्रदेश, माफ़ करिएगा अरुणाचल प्रदेश भी 3 से करता है, म्यांमार से, भूटान से और चीन से। अरुणाचल प्रदेश, इसका भी नाम लिख लीजिए, 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है अरुणाचल प्रदेश भी, म्यांमार से, चीन से, भूटान से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का भी नाम लिख लीजिए। क्लियर है सभी को, स्पष्ट है कि नहीं? बहुत बेसिक चीज़ें हैं लेकिन पता होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपका ये बहुत फंडामेंटल क्लियर रहे, फिर इसके बाद आगे हम बढ़ें। ठीक है, फंडामेंटल है आपका, क्लियर रहना चाहिए। बताइए भाई, सबको क्लियर है? थोड़ा सा एक बार कमेंट करके ज़रूर तुरंत बता दिया करिए कि चीज़ें समझ में आ रही हैं ना। ऐसा तो नहीं केवल मैं ही समझ रहा हूँ, यदि केवल मैं समझ रहा हूँ तो फिर क्लास का कोई औचित्य नहीं है। आपका समझना मेरे से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, सब समझ रहे हैं सब। ये कौन है? लमिया समझ में आ रहा है? जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में सीधा जाना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। मेरा बस एक यही मोटिव है क्लास का। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। चलो, वर्षा रॉय जी, वेरी गुड। विनय उपाध्याय जी, क्या दिक्कत है आपको? थोड़ा थोड़ा क्यों आ रहा है? इसमें कोई कॉन्सेप्ट है? इसमें तो लोकेशन है आपके पास, आपका एटलस है, आपका मानचित्र है, और उस एटलस को आप बढ़िया से कर सकते हैं। क्या दिक्कत है बताइए बेटा? इसमें जो लोग लिखने वाले हैं ना, जीवन भर आप लिखते रहोगे। मैंने आपको बोला है ये मैपिंग की क्लास है, एटलस की क्लास है, एटलस पे ही आपको ड्रॉ करना है। आप लिख नहीं रहे हो क्या एटलस में? जो भी चीज़ें लिखवा रहा हूँ एटलस में नहीं लिख रहे हो क्या? क्या मूक दर्शक बन के ही बैठे हो क्या क्लास में? मूक दर्शक ही बन के बैठे हो आप में से? लिख नहीं रहे क्या ये सारी चीज़ें? यदि लिखा नहीं हो तो वीडियो रिकॉर्डेड पहुंच जाएगा, कृपया करके रिपीट करिए और इसको लिखिए सारी चीज़ों को। ठीक है, कृपया करके लिखिए। हाँ, त्रिपुरा के पास समुद्र नहीं है। मज़ा आ रहा है? चलिए, सबको लिखते जाना है मैपिंग पे, ध्यान रखिएगा। हाँ, कुछ लोग नोट कर रहे हैं, जो लोग नोट कर रहे हैं ना, तो नोट करते जाना इस चीज़ को। ठीक है, ये बस सोचिएगा कि बात में 1 घंटे में पढ़ाऊंगा और 2 घंटे लिखवाऊंगा। कृपया करके ये भूल मत करिएगा, इतना नहीं है कि टाइम खराब करें। सुचिता कुमार जी करें बेस्ट क्लास। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। जो टोटल स्थलीय सीमा है भारत की, ये आपकी है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। स्थलीय सीमा है आपकी टोटल 15,200 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। अब जो भारत की जलीय सीमा है, जलीय सीमा ये कितनी है? जलीय सीमा मुख्य भूमि की, ये वाली मुख्य भूमि है ना आपकी, तट रेखा जिसे बोलते हैं, द्वीपों के साथ भी जोड़ देते हैं, है ना, द्वीपों के साथ भी जोड़ दें। 2 चीज़ें हैं इसमें, द्वीप भी हैं, द्वीपों की भी तट रेखा है ना, द्वीपों की भी तट रेखा है। यहाँ से तट चालू हो जाता है ना आपका ये पूरा, ये तो बांग्लादेश हो गया, यहाँ से आपका ये पूरा तट चालू हो जाता है। ये कितना है? तो यदि हम मुख्य भूमि का पहले लिखें, मैं यदि यहाँ पे मुख्य भूमि का लिखूं तो मुख्य भूमि का आपका ज़्यादा नहीं है, 6100 किलोमीटर है। कितना है? 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि का। लेकिन यदि द्वीपों का भी जोड़ दें तो द्वीपों का जोड़ दें तो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर द्वीपों सहित, द्वीपों सहित। ठीक है, तट रेखा, ये आपको पता होना चाहिए। तो टोटल यदि निकालना है, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए, इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए तो निकल के आ जाएगा 22,700
22,716 किलोमीटर ये टोटल है आपका। ये आपका मेनलैंड का है, मुख्य भूमि का है 6100 किलोमीटर। तो ये टोटल भारत की स्थलीय सीमा 1500 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि की और 7,516 द्वीपों के सहित। ये भी आपको याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद कर लेना है। डिजिट्स हैं, नंबर है, अंक है, याद करना चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर? भारत के 9 राज्य तटों पर स्थित है। अब ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? चलो देखते हैं। एक तो आपका गुजरात है, सबसे लंबी तट रेखा इसी की है। सबसे नंबर 1 आपका गुजरात है जो कि समुद्र से सीमा साझा कर रहा है। दूसरा यहाँ पे आपका मुंबई है। तीसरा यहाँ पे गोवा है। 1 2 3 गोवा। इसके बाद आपका यहाँ पे कर्नाटक है 4, केरल है 5, यहाँ पे केरल है 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और बांग्लादेश 9, माफ करिएगा पश्चिम बंगाल 9। टोटल कितने हो गए? 9। तो भारत के 9 राज्य तटों पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? 9 राज्य तटों पर स्थित है। टोटल मुख्य भूमि की तटीय कितनी है? 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है? 6100 किलोमीटर। और यदि हम द्वीपों को जोड़ दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया आपका, यहाँ पे आपका लक्षद्वीप हो गया, यहाँ पे दमन द्वीप हो गया, इन सब को जोड़ दें तो 7,516 किलोमीटर। बताए भाई, याद हो रहा है? क्लियर हो रही चीज़ें? ठीक है, चलो हमने स्थलीय सीमा को देखा है। स्थलीय सीमाओं का नाम भी दिया गया है, अभी इनको भी देखेंगे। इन तटीय सीमाओं का, तट रेखाओं का भी नाम है और स्थलीय सीमाओं का भी नाम है। पहले स्थलीय सीमाओं का नाम देख लेते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में और भारत बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है इसका नाम है रेडक्लिफ रेखा। क्या नाम है इसका? रेडक्लिफ। रेडक्लिफ, रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ आपकी यहाँ पर भी है। रेडक्लिफ भारत बांग्लादेश के बीच में भी रेडक्लिफ लाइन है और रेडक्लिफ लाइन भारत पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो इस रेखा का नाम रेडक्लिफ है। ये जो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा ये है आपकी भारत और चीन के बीच में है। अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद ये जो आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, इसको बोलते हैं डूरंड रेखा। डूरंड रेखा है ना। उस समय के सब ब्रिटिश अधिकारी हैं जिनके नाम पे कमीशन बने थे, जिन्होंने लाइन ड्रॉ की है ना। जो आयोग के, जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, उन्हीं के नाम पे लाइनें रख दी गई हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये आपका मैकमोहन रेखा है। इसके बाद आपका डूरंड रेखा और रेडक्लिफ रेखा। याद कर लीजिएगा भाई, सब लोग याद कर लीजिएगा, काम आएगा। याद हो रहा है ना? ठीक है, बेसिक छोटी छोटी चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए। तटों के भी नाम हैं, तटों के नाम लिख देता हूँ अभी। इस तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। ये जो गुजरात वाला तट है इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। यहाँ से मैं कुछ मिटा देता हूँ, अब सब कुछ मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट, इसको बोलते हैं गुजरात वाले तट को। महाराष्ट्र का जो तट है, यहाँ पे ये गोवा वाला तट है, इसको बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। तट का नाम रखा गया है कन्नड़ तट। माफ करिएगा, कोंकण तट। माफ करिएगा, 1 मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये है कोंकण तट, इसका नाम है कोंकण तट। गुजरात वाले तट का नाम है कोंकण तट। क्या नाम है? कोंकण तट। कर्नाटक वाले तट का नाम है कन्नड़ तट। कन्नड़ तट। कर्नाटक वाले तट का नाम है कन्नड़ तट। केरल वाले तट का नाम है मालाबार तट। मालाबार तट। केरल वाले तट का नाम है मालाबार तट। तमिलनाडु वाले तट का नाम है काठियावाड़ तट। काठियावाड़ नहीं, माफ करिएगा, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। ठीक है, तमिलनाडु के तट का नाम है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश का,
आंध्र प्रदेश का तट का नाम है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट, सरकार तट। उड़ीसा के तट का नाम है उत्कल तट, उत्कल, आपके राष्ट्रगान में आता है ना उत्कल, उत्कल तट। तो ये हमारे तटों के नाम हैं। गुजरात के तट का नाम है काठियावाड़ तट। क्रम से सजाने को आता है, क्रम आपको पता होना चाहिए। काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। जो आपका केरल का तट है इसे मालाबार तट कहते हैं, और कोरोमंडल तट आपका तमिलनाडु वाला तट है। ठीक है, फिर आपका आंध्र प्रदेश उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा उत्कल तट। सबको तट पता होने चाहिए। क्या बोलते हैं? क्लियर है, स्पष्ट है सभी को भाई? महाराष्ट्र के तट का स्पेसिफिक कोई नाम नहीं है, महाराष्ट्र के तट का कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी घाट है तो पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री है महाराष्ट्र में, वैसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इस तट का। ठीक है, बंगाल वाला तट का भी कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इस वाले क्षेत्र का। या यहाँ पे आपका ये गंगा सागर क्षेत्र है, सुंदरबन का डेल्टा है, गंगा सागर क्षेत्र बोल सकते हैं इसको। ये आपका गंगा सागर क्षेत्र है, बंगाल वाला क्षेत्र। गंगा सागर जाते हैं ना लोग तो इसको गंगा सागर बोलते हैं। ठीक है, गंगा सागर क्षेत्र बोल सकते हैं, गंगा सागर तट बोल सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए, गंगा सागर तट भी कहते हैं इसको। बंगाल वाले तट को गंगा सागर तट, गंगा सागर तट। गंगा सागर तट। तो कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, उत्कल तट और गंगा सागर तट। हाँ, वो द्वीप वगैरह बताऊंगा अभी, न्यू मोर द्वीप क्या है सब बताऊंगा आपको। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बातें? इतना कुछ है नहीं, काफ़ी चीज़ें देख ली हमने आज। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही हैं सबको? चलिए अब कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल का मतलब है नेक्स्ट क्लास आपकी मंडे होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख